हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है दिस एग्जांपल, जो कि हम हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन देन हैमिल्टोनियन फंक्शन से रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हर एक एग्जाम्पल का पैटर्न सेम रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड करनी है। सिर्फ हमारे पास एग्जाम्पल में सिचुएशन चेंज हो जाएगी, उनकी कंडीशंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, फिर उससे रिलेटेड हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो, यूजिंग सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि यहाँ पे जो हमें कोऑर्डिनेट यूज करने हैं वो करने हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर थीटा जेड। इतना क्लियर। फिर हमें क्या है, ड्राइव हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना है फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m। मतलब किसके लिए, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, और वो मूविंग है इन ए फोर्स फील्ड ऑफ पोटेंशियल दिस। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं हमें चीज़ें गिवन क्या क्या है और फिर हमें यहाँ से निकालना क्या क्या है। देखो, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ गिवन है कि मुझे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट यूज़ करने हैं वो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करने हैं। ठीक है, आर थीटा और जेड। इतना क्लियर। एंड फिर हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो करना है हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इतना क्लियर। सेकेंड, और जो हमारे पास यहाँ पे हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है। अब वो मूविंग कर रहा है फोर्स फील्ड ऑफ पोटेंशियल दिस। तो मुझे यहाँ पे एक तो ये पता चल गया कि मुझे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करना है। दूसरा, यहाँ पे मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, और यहाँ पे मुझे पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम पोटेंशियल, मतलब देखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल इन दोनों की नीड पड़ती है मुझे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मुझे पोटेंशियल गिवन है, तो ये काम तो मेरे पास ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो मेरे पास सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और मुझे यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब मेरे पास मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ से हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे अगर फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे हैमिल्टन फंक्शन फाइंड करना होगा। हैमिल्टन फंक्शन फाइंड करना है तो हैमिल्टन फंक्शन के लिए मुझे लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड करना होगा। ठीक है, और लैग्रेंजियन के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मुझे गिवन है, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोसीजर वही सेम है कि मुझे क्या निकालना है और उसके लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि जो यहाँ पे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है हमें निकालने हैं, मतलब सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में उनका और जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है बेटा, देखो, ये मेरे पास क्या हो गया, एक्स वाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मैं 3D बना दिया, 3D। इतना क्लियर। अब देखो, एक्स वाई प्लेन में अगर मैं बात करूँ तो ये वाला अगर मैं पॉइंट ले रही हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई, कि एक्स एक्सिस पे इतना चला, वाई एक्सिस पे इतना चला। इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया मैंने कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जेड जाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड। देखो क्यों, क्योंकि अगर आपको पता हो बेटा, ध्यान देना कि जब भी मेरे पास, देखो ये इस तरीके से एक्स और वाई, ये मेरे पास एक प्लेन हो गया। ठीक है, तो जो जेड एक्सिस होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, ऊपर की साइड। ठीक है, तो मेरे पास अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है एक्स वाई उसमें, तो अगर मुझे जेड भी चाहिए तो मैं ऐसे जाऊंगी ना सीधा, तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे एक्स वाई जेड। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, ओके, क्योंकि ये 3D है तो आप इसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स में इतना क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप 3D में अगर माइंड चलाओगे तो आप सिर्फ इमेजिन करना कि मेरे पास दिस इज एक्स, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई प्लेन में मेरे पास कोई पॉइंट है तो जेड जो एक्सिस होता है वो इसके सीधा परपेंडिकुलर होता है। तो मेरे पास अगर जेड एक्सिस में यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा वहाँ पे होगा मेरे पास एक्स वाई जेड। तो वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके,
ये जेड एक्सिस पे मतलब यहाँ पे इस तरीके से। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बेटा। एक बार और बता देती हूँ, देखो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से ध्यान देना, ठीक है। ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, और दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स वाई में मेरे पास कहीं है ना, कहीं यहाँ एक पॉइंट है एक्स और वाई, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो मेरे पास जो जेड एक्सिस होता है बेटा, वो मेरे पास होता है इनके परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल सीधे खड़ा कर दो। तो इसको ध्यान देना कि ये मैं बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर खड़ा कर रही हूँ, तो इस तरीके से आएगा, मतलब ऊपर की साइड ऐसे है ना ये, तो इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा मेरे पास दिस इज जेड एक्सिस। तो जब मैं इस पॉइंट से ऊपर की साइड लेके जाऊंगी तो परपेंडिकुलर ही तो होगा, तो वो मेरे पास आएगा पॉइंट दिस, ये वाला। ये वाला पॉइंट, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ इमेजिन करना थोड़ा सा, और ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से ये बोला गया है। देखो बेटा, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो चीज़ समझना। देखो जैसे कि मेरे पास ये प्लेन होता है, अगर मैं कोई भी एक, जैसे ये मैंने फॉर्म दिया, ठीक है, तो दिस इज मतलब एक्स, और ये हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो मेरे पास जो जेड एक्सिस होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इस प्लेन पे मेरे पास कहीं भी कोई पॉइंट है, अब मुझे यहाँ तक चाहिए, मतलब उसमें जेड भी चाहिए, तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर ही तो आएगा, तभी मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ये वाला। इतना क्लियर। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना, तो वही चीज यहाँ पे हमें दिखाई हुई है। तो मैंने अपनी स्क्रीन इसीलिए थोड़ा सा बड़ा किया था कि जिससे मैं आपको अच्छे से क्लियर से ये चीज बता सकूं, ठीक है बेटा। तो इतना समझ आ गया, ये एक्स वाई प्लेन में मेरे पास ये पॉइंट है, मुझे जेड एक्सिस में मतलब उसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो मेरे पास हो गया दिस एक्स वाई जेड। अब देखो, हमें तो वैसे तो हमें पता चल गया कि ये जो मेरे पास पॉइंट होंगे ये मेरे पास क्या होंगे, एक्स वाई जेड। बट मुझे तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चाहिए। तो जब सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो अगर हम एक्स वाई एक्सिस में बात करें तो वहाँ पे हमारे पास चलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यहाँ पे आर होता है और थीटा होता है। जैसे यहाँ पे एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई की जगह चेंज हो जाता है आर और थीटा। तो आर मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, जो मेरे पास ओरिजिन है उससे डिस्टेंस, ये जैसे मेरे पास यहाँ पे पॉइंट होगा पी, तो ये पॉइंट पी का इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो होगा मेरे पास आर, ठीक है। अब जो ये मेरे पास एक पॉइंट से डिस्टेंस जो आ रही है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये जो ओ एक्स है, मेरे ओ एक्स मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ओ एक्स है, मतलब एक्स एक्सिस है, ये कह सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस जो है उसके साथ जो एंगल बनाती है वो आता है मेरे पास यहाँ पे। बात समझ आई। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो जो अगर मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट में देखूँ तो आर और थीटा हो जाते हैं। आर मेरे पास यहाँ से ये डिस्टेंस होती है फ्रॉम ओरिजिन से, और जो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल की, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाते हैं वो आता है यहाँ पे थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये एक्स वाई का मुझे पता चल गया, यहाँ पे आर थीटा में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर देखो, अब सिंपल सी चीज़ है, मुझे यहाँ पे जाना है, वही चीज़ है एक्स एक्सिस, यहाँ पे मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो आर थीटा है, मुझे इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो यहाँ पे कितना चलेगा जेड। तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर थीटा जेड। इतना क्लियर। तो मेरे पास यहाँ पे क्या थे, एक्स वाई जेड थे, यहाँ पे होगी मेरे पास आर थीटा जेड। तो अगर आप चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे जेड है यहाँ पे जेड है, तो जेड जेड तो सेम है, बट यहाँ पे एक्स है यहाँ पे आर है, यहाँ पे वाई है यहाँ पे थीटा है। तो अब हम ये रिलेशन देखेंगे कि इनके और इनके बीच में मेरे पास क्या रिलेशन निकलेगा, ठीक है। कि मैं x को किस तरीके से इनके टर्म्स में लिख सकती हूँ, y को किस तरीके से इनके टर्म्स में लिख सकती हूँ। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो अब निकालने का जो तरीका है वो चीज़ देखो बेटा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेट थे वो यहीं पे तो थे, दिस इज आर,
ये आर है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, थीटा है, ये थीटा है। इतना क्लियर। तो मैंने इस जो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई है, इससे यहाँ तक मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज 90 एंगल। ओके, अब आप ध्यान दोगे यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स और वाई है। तो अब ये एक्स एक्सिस पे कितना चला होगा एक्स, ये वाई एक्सिस पे कितना चला होगा वाई, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो ये दिस इज वाई। अब मैं इस वाले ट्रायंगल से निकालूंगी इनके साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो किस तरीके से निकालना, वो चीज़ ध्यान देना। जब हम यहाँ पे इस एंगल की बात कर रहे हो, ये वाला इस एंगल की हम बात कर रहे हो और यहाँ पे 90 हो, तो इस एंगल का पास वाला मेरे पास करता है काम बेस का, और ये वाला करेगा मेरे पास परपेंडिकुलर का, और दिस इज हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मेरे पास जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इतना क्लियर हो गया। तो वही चीज़ अब यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो मेरे पास इस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है मेरे पास, y, हाइपोटेनियस है r। सिमिलरली कोस थीटा इक्वल टू बेस मेरे पास क्या है, x है, हाइपोटेनियस है r। तो यहाँ से मेरे पास वही चीज़ निकल के आ गई, साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर, ठीक है, कोस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो किस तरीके से आया वो इस वाले उससे मैंने आपको बता दिया। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट फॉर एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, जो मेरे पास कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड है उसको हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देख लेंगे किस तरीके से रिलेशन है। ओके, पहले यही काम हम कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ से आ गया y इक्वल टू आर साइन थीटा, देखो y इक्वल टू आर साइन थीटा और x इक्वल टू आर कोस थीटा। इतना आ गया। अब सिंपल सी चीज़ है, z तो मेरे पास भी यहाँ यहीं पे है और यहाँ पे भी, तो ये तो z के ही इक्वल है। बट मैंने देख लिया कि x आर मतलब x और y में और r और थीटा में क्या रिलेशन है, तो वो चीज़ मेरे पास निकल के आ गया, क्योंकि वहाँ पे एक्स वाई थे, वहाँ पे आर थीटा थे, तो एक्स और वाई में मुझे पता चल गया, और वहाँ पे जेड है, वहाँ पे भी जेड है, तो जेड इक्वल टू जेड। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब ये तो चीज़ मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास अगर कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, अगर उसको सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना हो तो हम किस तरीके से चेंज करते हैं, और मेरे पास एक्स वाई जेड किस तरीके से आता है। क्योंकि आपको क्या है, क्रैमिंग करा दिया जाता है कि हमारे पास ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, एक्स मतलब आर थीटा जेड, और आर थीटा जेड को मैं इस तरह मतलब एक्स को इनकी टर्म्स में इस तरीके से लिख सकती हूँ, वाई को इस तरीके से और जेड को इस तरीके से, ठीक है। पर उसके पीछे लॉजिक क्या है, किस तरीके से आया, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब मेरे पास एक्स वाई जेड तो आ गए। अब मेन जो हमारे पास जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्यूशन करने का तरीका होता है उसमें सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। सेकंड मुझे फाइंड करना होता है काइनेटिक एनर्जी। फिर थर्ड मुझे फाइंड करना होता है पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी मुझे गिवन है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं फाइंड करेंगे, सीधा फाइंड करेंगे लैग्रेंजियन फंक्शन, जो कि इक्वल टू होता है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी। लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे हैमिल्टोनियन फंक्शन, ठीक है। इतना क्लियर। हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए इसका एसोसिएटेड एक्सप्रेशन, तो वो फाइंड कर लेंगे। फिर इसके बाद हमें जब हैमिल्टोनियन फंक्शन निकल के आ जाएगा, हम तब वहाँ पे करेंगे हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यही तो फाइंड करना था, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए हमें हैमिल्टोनियन फंक्शन का पता होना चाहिए,
तो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। इतना क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। अब देखो ये चीज मुझे करना है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले टारगेट है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे पास जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो है r थीटा जेड। अब देखो कैसे। अब मेरे पास कोई भी यहाँ पे देखो ये x, ये 3D हो गया। अब इसमें मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ कहीं पर भी। अगर मैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो r थीटा जेड, तो मुझे इस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट मुझे r थीटा जेड चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होंगे वो मेरे पास r थीटा एंड जेड, मतलब 3 कोऑर्डिनेट होंगे। इतना क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन से हमारे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r थीटा जेड। क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल आप कहीं पर भी ले लो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट मुझे r थीटा जेड चाहिए। क्योंकि r यहाँ से मतलब उसकी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, और वो यहाँ से जेड एक्सिस पे कितना चला। तो ये चीज़ ही हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब कर सकती है। इतना क्लियर? तो आई होप ये चीज़ समझ आ गया होगा कि यहाँ पे मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है? r थीटा जेड। इतना क्लियर? ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? r थीटा जेड। जब मेरे पास r थीटा जेड ये चीज़ आ जाते हैं, तो जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ये होते हैं और यहाँ से मुझे x डॉट y डॉट निकालना पड़ेगा, तो मेरे पास यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में भी निकलेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में भी और z के। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है बेटा? क्योंकि अगर एक होता, जैसे यहाँ पे सिर्फ थीटा थीटा होता, तो आर जेड एज ए कॉन्स्टेंट हम वर्क कर लेते। बट अगर मेरे पास 3 है तो तीनों के ही रेस्पेक्ट में हमारे पास चलेगा। ओके, तो देखो अब मेन सेकंड हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का। तो काइनेटिक एनर्जी पहले हम देख लेते हैं, फिर ये देखते हैं क्यों फाइंड किया। ठीक है बेटा? तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का हमारे पास क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, और ये मेरे पास वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी वेक्टर। ये मेरे पास होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो मेरे पास इसको मैं किस तरीके से लिख देती हूँ? इस तरीके से। इतना क्लियर हो गया? और ये कैसे आया ये चीज़ देख लेते हैं। देखो अगर मैं 3D में बात करूँ तो मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस। क्योंकि यहाँ पे डी अपॉन डी टी करूँगी तो यहाँ पे भी डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी, और उसको हम कैसे लिख देते हैं? इस तरीके से। इतना क्लियर बेटा? ओके, ये चीज़ हो गया बेटा मेरे पास। ठीक है बेटा, पर मुझे फाइंड करना है दिस। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ऐसे। अगर ऐसे हम लिखते हैं इसको तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? मेरे पास इसकी वैल्यू पुट करो, मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, खुद की खुद से डॉट प्रोडक्ट। तो मेरे पास हो जाएगा एक्स डॉट आई कैप प्लस के वाई डॉट जे कैप प्लस के जेड डॉट के कैप, और यहाँ पे दिस। सिमिलरली एक्स डॉट आई कैप प्लस के वाई डॉट जे कैप प्लस के जेड डॉट के कैप। इतना क्लियर? ठीक है, अब देखो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है? सेम की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट बना जाती है, डिफरेंट के साथ यहाँ पे आती है जीरो। तो हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आई के साथ करेंगे, जे कैप के साथ, के कैप के साथ। तो जब मैं आई कैप के साथ करूँगी तो वो 1 बन जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आ जाएगा दिस। सिमिलरली जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा दिस एंड दिस। इतना क्लियर हो गया? तो कैसे इससे ये बना, ये चीज समझ आ गई बेटा? ओके, अब देखो
काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए मुझे एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट की नीड है। तो हम यहाँ से एक्स वाई जेड तो हम निकाल चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट। ठीक है, तो जब मैं एक्स डॉट फाइंड करूँगी तो कैसे होगा, देखो वही चीज़ मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड है। तो जब मैं यहाँ पे डी अपॉन डी टी करूँगी तो मेरे पास आर के रेस्पेक्ट में आर के लिए भी होगा और थीटा के लिए भी होगा, जेड के लिए भी होगा, तीनों के लिए होगा। ठीक है, जब टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे जब मैं करूँगी तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा और थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी और सॉरी थीटा डॉट। ठीक है, प्लस अब मेरे पास सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का आर डॉट, मतलब डी आर अपॉन डी टी मतलब आर डॉट। इतना क्लियर हो गया, ये चीज़ निकल गया। अब वाई का, जब हम वाई का करेंगे तो यहाँ से वाई डॉट हो गया। अब देखो फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा का थीटा डॉट, फिर साइन थीटा एज इट इज आर का आर डॉट। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, इस तरीके से हमने करना है। फिर जेड डॉट भी चाहिए मुझे, तो ये तो सिंपल आ जाएगा, थीटा जेड डॉट जेड डॉट तो हम पुट करेंगे यहाँ पर। अब देखो अगर मैं इसका स्केयर करती हूँ तो ये मेरे पास किस फॉर्मूले से रिलेटेड आता है, ए माइनस बी का होल स्केयर से, जो कि इक्वल होता है ए स्केयर प्लस के बी स्केयर माइनस के 2ab। और ये वाला होता है हमारे पास a प्लस के b का होल स्केयर, और इसका होता है ए स्केयर प्लस के बी स्केयर प्लस के 2ab। अब इन फॉर्मूलाज का यूज़ करते करते हम अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले इसका स्केयर, तो इसका मतलब क्या, इसका स्केयर प्लस के इसका स्केयर, तो आर स्केयर साइन स्केयर थीटा थीटा डॉट स्केयर, फिर इसका स्केयर कर दिया। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन 2 करके इसके और इसकी मल्टीप्लाई, तो 2r आर डॉट थीटा डॉट साइन थीटा कोस थीटा, वो चीज़ लिख दी। सिमिलरली वाई डॉट स्केयर मतलब इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, तो ये कर दिया स्केयर प्लस के 2r आर डॉट थीटा डॉट कोस थीटा साइन थीटा प्लस इसका जेड डॉट स्केयर। वैल्यू पुट कर दी, किस तरीके से करी, बात समझ आ गई बेटा। अब देखो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो दिस 2r आर डॉट थीटा डॉट साइन थीटा कोस थीटा, तो ये और ये मेरे पास ये वाला और ये वाला पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। तो मैं अगर x में से x माइनस करूँगी तो 0 आता है ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, सेम चीज़ हो अपोजिट साइन हो तो वो कैंसिल हो जाती है। इतना क्लियर। मेरे पास अब रिमेनिंग बचा ये वाला पोर्शन और इसको एक साथ लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे बेटा तो यहाँ से आर स्केयर और मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, आर स्केयर यहाँ से दोनों में कॉमन है, थीटा डॉट स्केयर कॉमन है। तो यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगा, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरे पास बचेगा साइन स्केयर थीटा प्लस के कॉस स्केयर थीटा, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1 होती है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो ये चीज़ मैं रफ कर देती हूँ समझाने के लिए। ओके हो गया। अब इसका गेम फिनिश। अब मेरे पास रहता है दिस ये एंड ये वाला पोर्शन, तो यहाँ से आर डॉट स्केयर कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे जो बचेगा सेम वही साइन स्केयर थीटा प्लस के कॉस स्केयर थीटा। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1, तो ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। तो ये भी हो गई, ये हो गई, ये चीज़ तो मेरे पास कैंसिल हो ही गई थी। इतना क्लियर। बाद में जेड डॉट स्केयर। इतना क्लियर हो गया बेटा, सिर्फ सिंप्लीफाई किया। ओके, अब मेरे पास यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई, पोटेंशियल एनर्जी मुझे ये है, तो क्या मैं यहाँ से लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड किया, जो कि मेरे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस की पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ये है, ये रख दिया माइनस के दिस। ठीक है, इतना के लिए दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करने का मेरे पास क्या तरीका होता है, मेरे पास होता है हैमिल्टोनियन फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे हमें किन किन चीज़ों की नीड होगी हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करने के लिए। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन जो होता है हमारे पास तरीके से डिफाइंड होता है। अब देखो यहाँ पे जो होता है ये मेरे पास क्या होता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम। ठीक है,
और ये होते हैं मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी। इतना ध्यान देना, क्यू आई डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड मोमेंटम। और ये हो गया मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन का एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। तो मुझे हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, तभी तो हम फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हम ये वाला काम देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका काम देखते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे Q1, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं ना Q3, तो मेरे पास यहाँ पे आए हैं R, थीटा और Z। इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है, ठीक है। Q1 है मेरे पास यहाँ पे R, Q2 है थीटा, Q3 है Z। इतना क्लियर। अगर ये तो मेरे पास होगी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब मैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी की अगर बात करूँ तो वो मेरे पास क्या होता है, Q1 डॉट ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, R डॉट थीटा डॉट और Z डॉट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जनरलाइज्ड मोमेंटम भी चाहिए। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो R के कोरोस्पोंडिंग जो मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा वो हम मानेंगे यहाँ पे P दिस, ठीक है। थीटा के कोरोस्पोंडिंग जो मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा वो होगा दिस, और जेड के करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा वो होगा दिस, ठीक है। क्योंकि जो भी हम जनरलाइज्ड मोमेंटम हम कंसीडर करते हैं वो हम करते हैं करस्पॉन्डिंग द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जब ये है मेरे पास, ठीक है बेटा, तो इनके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे ले लिए जनरलाइज्ड मोमेंटम। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे मेरे पास समीशन हो रहा, मतलब एन पार्टिकल की बात चल रही है, बट यहाँ पे मेरे पास तो थ्री, मतलब एन पार्टिकल नहीं बेटे, एन का मतलब हो गया मेरे पास नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जो मैंने अभी एन पार्टिकल बोला उसके लिए हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो के का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है, सॉरी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन का मतलब हो गया मेरे पास नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, पर मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3। तो एन की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 3। इतना क्लियर। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो इस वाले उसमें, तो जब मैं पुट करूँगी यहाँ पे समी एच इक्वल टू समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके यहाँ पे आएगा एन की जगह 3, और ये पी आई क्यू आई डॉट दिस एंड दिस। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रख देती हूँ P1 Q1 प्लस समीशन है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, समीशन। तो यहाँ पे P2 Q2 प्लस के P3 Q3 और माइनस में दिस। इतना क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ पे P1 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, यहाँ पे दिस, ये Q1 डॉट R डॉट P2 दिस, Q2 डॉट ये प्लस P3 PZ, और इसका मतलब मेरे पास हो गया लास्ट में Z डॉट, ठीक है, माइनस के दिस। ओके, तो यही चीज मेरे पास यहाँ पे निकल के आया हुआ है, H इक्वल टू दिस। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मुझे हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करने के लिए मुझे इसका पता होना चाहिए, इसका, इसका और इसका। अब देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लैग्रेंजियन फंक्शन का जो एसोसिएटेड एक्सप्रेशन होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है। जब मैं इसको फाइंड करूँगी तो इसके लिए मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा और यही हमारे पास काम हो जाएगा। एक चीज़ फाइंड करने से दोनों का काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो एसोसिएटेड एक्सप्रेशन मेरे पास क्या होता है, मेरे पास अगर कोई भी फंक्शन है जो कि लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का फंक्शन है, ठीक है। अब वहाँ पे हम जनरलाइज्ड वेलोसिटी की अगर वैल्यू निकालूं फिर उसमें अगर मैं पुट कर देती हूँ तो मेरे पास एक नया फंक्शन आता है जो कि मेरे पास फंक्शन होता है हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का। इतना के लिए यहाँ पे ध्यान देना, एक फंक्शन है लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का, उसमें से मैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी निकालूंगी। वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करने पर मेरे पास एक नया फंक्शन बनेगा जो कि हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। इसी फंक्शन को बोलते हैं हम एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फॉर दिस फंक्शन। तो
तो यहाँ पे इसकी जगह मेरे पास एल है, लैग्रेंजियन फंक्शन। तो यहाँ से मैं मतलब जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी होंगी उनको निकालूंगी। मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या है, ये है। तो यहाँ से मुझे आर डॉट, थीटा डॉट और जेड डॉट निकालना होगा। अब इनकी वैल्यू निकाल के अगर मैं इसमें पुट कर देती हूँ तो मेरे पास एक नया फंक्शन आएगा और इस नए ही फंक्शन को हम बोलते हैं एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फॉर एल, मतलब दिस फंक्शन। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो मुझे ये फाइंड करने के लिए मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू आते ही इसमें पुट कर दूंगी तो मेरे पास ये निकल जाएगा। अब देखो ये वैल्यू मैं निकालती कैसे हूँ, हमें पता है हमारे पास पी आई इक्वल टू कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट, ये निकालना होता है। ठीक है, अब देखो पी आई मतलब मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो पहले एक बार मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या है, पी आर है, फिर क्या है मेरे पास पी थीटा है, फिर क्या है पी जेड है। जनरलाइज्ड मोमेंटम यही तो है। तो अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू है कल एल अपॉन, अब देखो इसके लिए मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी है दिस, तो यहाँ पे आर डॉट, यहाँ पे थीटा डॉट और यहाँ पे सॉरी जेड डॉट। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पी आर देखो दिस इक्वल टू कल एल अपॉन कल आर डॉट, पी थीटा इक्वल टू कल एल अपॉन कल थीटा डॉट और पी जेड इक्वल टू कल एल अपॉन कल जेड डॉट। ठीक है, अब ये वैल्यू निकाल लो। इसके बाद यहाँ से सिंपल सी चीज़ है, इनकी वैल्यू निकालते ही पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब देखो जब मैं यहाँ से ये चीज़ निकालूंगी ये, तो मेरे को लैग्रेंजियन फंक्शन को आर डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन है ये। अब देखो यहाँ पे तो आर डॉट है नहीं कहीं पर भी, तो ये तो मेरे पास जीरो बन जाएगा। अब आर डॉट देख लो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो मेरे पास है सिर्फ यहाँ पे। तो 1/2 m हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2r डॉट। तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया mr डॉट। इतना क्लियर। सिमिलरली पी थीटा फाइंड करो यहाँ से, तो कल एल अपॉन कल थीटा डॉट, तो ये मैं कर देती हूँ यहाँ से रफ। अब देखो थीटा डॉट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है नहीं, ये जीरो, थीटा डॉट यहाँ से ये जीरो, सिर्फ यहाँ पे है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 1/2 m r स्क्वायर है, ये 2 थीटा डॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो m r स्क्वायर थीटा डॉट। यहाँ पे देख लो m r स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, सिमिलरली पी जेड का फाइंड करेंगे तो यहाँ पर कल एल अपॉन कल जेड डॉट, तो कल जेड अपॉन कल जेड डॉट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से मेरे पास ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, सिर्फ बचेगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 m 2 जेड डॉट, 2 से 2 कैंसिल m h जेड डॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से दिस। ठीक है, बट मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आर डॉट की, थीटा डॉट की, जेड डॉट की। तो इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। तो मेरे पास आर डॉट थीटा डॉट जेड डॉट, ये आगे वैल्यू निकल के, जैसे ही वैल्यू निकल के आई है तो मैं इनको कहाँ पुट कर दूंगी, इसमें पुट कर दूंगा। मेरे पास इसका एसोसिएटेड एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसको हम डिनोट करते हैं इससे। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो जहाँ जहाँ आर डॉट है यहाँ पे पुट होगा आर डॉट की वैल्यू, यहाँ पे थीटा डॉट की, यहाँ पे जेड डॉट की, यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इतना क्लियर। ओके, अब माइनस साइन ये एज इट इज। अब ये मेरे पास आ गया दिस निकल के। अब ये वाली वैल्यू जो मेरे पास देखो इक्वेशन नंबर 3 ये है, 4 ये है और जो मेरे पास 2 है वो ये है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ से और यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी। अब देखो इसका मतलब बता देते, इसका मतलब क्या है कि आर डॉट की वैल्यू इन द टर्म ऑफ इसके टर्म में। तो मेरे पास आर डॉट की वैल्यू इसकी टर्म में आ गई, तो इसका मतलब ये वैल्यू, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके टर्म में ये आ गई, इसकी वैल्यू इसकी टर्म में ये आ गई। ठीक है, तो सिंपली लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, वही चीज़ है। ठीक है बेटा, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे सबकी वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगा दिस, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, और ये चीज़ आ गई मेरे पास, नेगेटिव साइन है तो माइनस और दिस प्लस। ओके,
इतना क्लियर। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वहाँ पे एम स्क्वायर लिखा गया था तो वो कट है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे कट है, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, पी इसका स्क्वायर अपॉन एम है, ठीक है बेटा। ये चीज़ निकल के आ गया मेरे पास। ओके, अब देखो ये पी आर ये एक साथ है ना, अपॉन एम कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे माइनस के 1/2। सिमिलरली ये और ये मेरे पास एक साथ है तो ये ले लिया। सिमिलरली ये और ये मेरे पास एक साथ है, ये आ गया दिस। सिर्फ सिंप्लीफाई किया है बेटा, ठीक है। ओके, इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस के 1/2, तो ये क्या आ जाता है मेरे पास 1/2, तो 1/2 इतना क्लियर। यहाँ से भी 1/2, यहाँ से 1/2 दिस, तो यहाँ से 1/2 हम मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास दिस प्लस दिस अपॉन आर स्क्वायर और दिस, ये 2m बाहर 2m बाहर 2m बाहर, जो बचा वो लिख दिया। तो यहाँ से निकल के आ गया मेरे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन। अब मेरे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन आते ही अब हम निकालेंगे हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से होती है, देखो, एक बार क्यू आई लिखो, एक बार पी आई लिखो, ठीक है। इसका डी अपॉन डी टी करो, इसका डी अपॉन डी टी करो, तो ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, कल एच यहाँ पे, कल एच यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे क्यू आई है तो यहाँ पे पी आई होगा, यहाँ पे पी आई है तो यहाँ पे क्यू आई होगा। अब पी के केस में नेगेटिव साइन। इतना क्लियर हो गया बेटा, किस तरीके से ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यू आई मेरे पास क्या होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे मेरे पास तो आर थीटा जेड है, तो यहाँ पे मेरे पास इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा, इतना ध्यान और देना, इसको हम लिख सकते हैं क्यू आई डॉट, और इसको लिख सकते हैं पी आई डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ आर थीटा, सॉरी आर थीटा नहीं, आर डॉट थीटा डॉट जेड डॉट, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्यू आई मतलब Q1 Q2 Q3 इस तरीके से। यहाँ से हो जाएगा कल एच अपॉन, अब देखो यहाँ पे जो भी होगा उसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे जो भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम ही आएगा। तो आर के करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे पी आर, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है पी, ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या है दिस। इतना क्लियर हो गया कैसे बनी। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास इसकी जगह क्या आएगा, पी आर पी थीटा पी जेड इक्वल टू माइनस के कर्ल एच, माइनस के कर्ल एच, माइनस के कर्ल एच। अब देखो यहाँ पे जो जनरलाइज्ड मोमेंटम यहाँ पर है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वो आता है। तो इस केस में मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर, इस केस में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा, इस केस में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट दिस। तो यही चीज़ है हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो देखो यही चीज़ नीचे लिखी हुई है, दिस डॉट इक्वल टू माइनस के कल एच अपॉन कल आर डॉट कल एच अपॉन कल पी आर। इतना क्लियर हो गया। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे फाइंड की हुई है, ठीक है, जिन जिन चीज़ों की मुझे नीड है। देखो मुझे यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए मुझे किन की नीड है, दिस 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 दिस। तो मैं पहले यहाँ पे देखो ये फाइंड किया हुआ कल एच अपॉन कल आर, कल एच अपॉन कल थीटा, कल एच अपॉन कल जेड। तो जब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो आर मेरे पास कहाँ कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर है, आर का ही तो फंक्शन है। तो मेरे पास 1/2m, ये एज इट इज इसका हो जाएगा माइनस के 2/r⁻3, और इसका हो जाएगा कल v अपॉन कल आर, ठीक है, इसको लिख दिया। सिमिलरली मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो थीटा मेरे पास यहाँ पे कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ ये फंक्शन है थीटा का, तो कल v अपॉन कल थीटा। इतना क्लियर। पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लगाया, क्योंकि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसको जेड के रेस्पेक्ट में, जेड यहाँ कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पे, तो कल v अपॉन कल जेड। आगे वैल्यू ये चीज़ निकल के आगे, अब ये निकाल लेंगे, इसको निकाल रहे हैं पी आर के रेस्पेक्ट में, ये सब जीरो, मेरे पास सिर्फ ये बचेगा, तो 1/2m, देखो यहाँ पे आएगा 1/2m टू दिस, तो इससे ये कैंसिल, सॉरी अपॉन में है बेटा, एक मिनट, ये 1/2m है, ठीक है।
और यहाँ से इसका ये निकल के आ जाए, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस। सिमिलरली इसका करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2m, 2 दिस और दिस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो दिस। सिमिलरली 1/2m और इसका हो जाएगा 2 दिस pz और इससे कैंसिल pz। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? ओके, तो इनकी हमने जो हमें चाहिए उनकी हमने क्या निकाली यहाँ से वैल्यू। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है इनमें वैल्यू पुट करते जाओ और हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। तो मेरे पास पहले ये होता है दिस एंड दिस, ये वाला, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी इसकी, माइनस के साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा तो ये प्लस, ये माइनस, फिर ये। ठीक है, अगला जो रहेगा मेरे पास वो रहता है ये, तो वहाँ पे इसकी माइनस के कल एच अपॉन कल थीटा दिस। ओके, सिमिलरली ये, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगी, एक मिनट, थीटा डॉट की होगी ना पी थीटा के रेस्पेक्ट में, पी थीटा ये वाला। ठीक है, फिर ये और ये और ये। ओके बेटा, तो बात समझ आ गई। और शॉर्ट तरीका हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे सिंपल सा आर डॉट थीटा डॉट जेड डॉट निकालो, जो कि हमारे पास इस तरीके से होते हैं, फिर ये निकालो, इनमें माइनस साइन आ जाएगा, सीधा वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है पर हर चीज़ बताना बेटा ज़रूरी होता है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें की, व्हाट इज द सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट समझ लिए, फिर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे समझे कि हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है। उसके बाद हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाली और पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है, तो यहाँ से लैग्रेंजियन फंक्शन निकाल लिया। फिर हमने हैमिल्टोनियन फंक्शन निकाला, उसके लिए मुझे ये चीज़ चाहिए तो ये निकाल लिया मैंने। फिर जैसे ही मेरे पास यहाँ पे हैमिल्टोनियन फंक्शन आया तो हमने हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर लिया, और हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने उसी अकॉर्डिंग बना दी जिस अकॉर्डिंग मेरे पास सिचुएशन थी। इतना क्लियर? तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाए जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।